मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप 16 पी ब्लॉक का ग्रुप 16 स्टार्ट किया था और हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वहां पर। और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमने तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। फर्स्ट मॉलिक्यूलर स्टेट, सेकंड वन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड थर्ड वन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आज हम फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी से इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन मुश्किल नहीं है, आसान है। जैसे ग्रुप 15 की थी नाइट्रोजन फैमिली की, बिल्कुल इक्वल ही रिएक्शन है, उसी तरह के कंपाउंड्स बनेंगे और उसी तरह के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। चलिए, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 16 के, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम चूंकि रेडियो एक्टिव है तो उसे हम यहां कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये सभी के सभी डाइहाइड्राइड्स बनाते हैं, डाइहाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। मतलब होगा कि ये दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ऑक्सीजन बनाता है H2O, सल्फर बनाता है H2S, सेलेनियम बनाता है H2Se, टेल्यूरियम बनाता है H2Te। तो सबसे पहला सेंटेंस जो आएगा आप लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म डाइहाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। नीचे आप एग्जांपल लिख लेंगे, सच एज करके लिख लीजिएगा, H2O, H2S, H2Se और H2Te। पहले बात इनकी ज्योमेट्री को लेकर करते हैं। अगर मैं M से रिप्रेजेंट करूं ऑक्सीजन को या फिर सल्फर को या फिर सेलेनियम को या फिर टेल्यूरियम को, मैं M मान लेता हूं। M ऑक्सीजन ले लो या सल्फर, यही है। तो जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? M यहां पर है, दो हाइड्रोजन यहां पर है और दो लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये बेंट स्ट्रक्चर है, या इधर आप वी शेप बोल सकते हैं इसे। अगर M की जगह ऑक्सीजन है तो ये H2O का स्ट्रक्चर है, M के प्लेस पर सल्फर है तो ये H2S का स्ट्रक्चर है, M के प्लेस पर Se है तो ये H2Se का स्ट्रक्चर है, और M के प्लेस पर Te है तो ये H2Te का है। मतलब ज्योमेट्री सबकी एक जैसी है, सभी डाइहाइड्राइड्स वी शेप्ड होते हैं। वो अलग बात है, इनका एंगल अलग अलग होगा, लेकिन उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने ज्योमेट्री बता दी। ज्योमेट्री है सभी हाइड्राइड्स की, चारों की, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आता होगा, ज्योमेट्री निकालनी भी आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं क्लास 11th से केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग की जो VSEPR थ्योरी है, जिसके हिसाब से ये ज्योमेट्री बनाई जाती है, उसका लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप ये ज्योमेट्री बनाना सीख जाएं विद हाइब्रिडाइजेशन। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बता दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री के बाद इन हाइड्राइड्स की, यानी कि पॉइंट अभी फोर्थ ही चलेगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ये जो हाइड्राइड्स बने हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 हाइड्राइड्स हैं। जैसे बिल्कुल ग्रुप 15 में ट्राइहाइड्राइड्स बने थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए थे, वही यहां पर स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले आप ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने अभी अभी कहा कि आप ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लीजिएगा। उसके कुछ पॉइंट्स थे, 5 थे। पहला था बेसिक नेचर, लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी, जो कि ग्रुप में नीचे जाने पर कम होती थी। इसके हिसाब से NH3 जो था वो सबसे ज्यादा बेसिक था। यहां हम पहला पॉइंट उसी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन जो पहला पॉइंट है वो यहां पर बेसिक नेचर नहीं है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर तो है लेकिन लोन पेयर डोनेट की टेंडेंसी इनके पास नहीं है। यहां पर है एसिडिक नेचर। अब बच्चों का पहला क्वेश्चन होता है, सर यहां बेसिक नेचर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं पढ़ सकते, दोनों रिलेटिव हैं, कोरिलेट करेंगे हम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन है यहां पर, ठीक, और ग्रुप 15 में नाइट्रोजन थी, ये NH3 था, ये H2O है। सिमिलर आया था ऑर्गेनिक में, इससे अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो एमीन बने थे,
इससे अल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो ये अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की एसिडिक नेचर पढ़ी गई जबकि अमीन की बेसिक नेचर पढ़ी गई। तो वही उसी तरह का यहां हम इनकी एसिडिक नेचर चेक करते हैं या इनकी बेसिक नेचर चेक करते हैं। बेसिक नेचर कैसी थी, इस तरह की थी। अगर इसमें भी आप एसिडिक नेचर पढ़ते तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है, इसका मतलब सबसे कम एसिडिक है, दूसरा वाला सबसे पीछे वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यूजुअल है आप कोरिलेट कर रहे हैं बस। तो यहां भी इसी तरह हम एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, आपको चाहिए बेसिक नेचर तो इसके पैटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं अपोजिट करके। चलिए, हाँ क्वेश्चन ये था मेरा कि अल्कोहल में हमने एसिडिक नेचर क्यों पढ़ी, अमीन में तो बेसिक नेचर पढ़ी। जैसे कि यहाँ वाटर में हम एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, अमोनिया में हमने बेसिक पढ़ी। तो उसका कारण है ऑक्सीजन एटम। ये नाइट्रोजन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे एच आयन रिलीज होता है। एच आयन रिलीज करने की इसकी टेंडेंसी होती है, इसलिए हम इसे एसिडिक नेचर इसकी पढ़ रहे होते हैं। इसमें लॉन पेयर एच आयन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एच आयन को रिलीज नहीं करता उतना फास्टली, लॉन पेयर फास्टली डोनेट करता है, इसलिए हम इसकी बेसिक नेचर को स्टडी करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन एक अमीन में है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में गिवन है कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होती हैं जबकि अमीन्स में बेसिक नेचर पढ़ा जाता है। तो हम बताते हैं अल्कोहल्स में ऑक्सीजन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अमीन्स में नाइट्रोजन है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट होगा तो एच आयन रिलीज करते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर यहां पढ़ रहे होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। H2O में स्ट्रक्चर बनाऊंगा, स्ट्रक्चर से ही आंसर मिलेगा। H2S, अब जरूरत नहीं मुझे स्ट्रक्चर की, H2SE और लास्ट में मैं TE का भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा। दो लॉन पेयर हैं, ये पूरा ग्रुप है। हम पढ़ रहे हैं एसिडिक नेचर। अब क्वेश्चन है एसिडिक नेचर होती क्या है, एच आयन लूज करने की टेंडेंसी। एच आयन ये वाला H, ये लूज कैसे होगा, जब ये जो आप देख रहे हैं ये बॉन्ड है ये टूट जाए। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड लेंथ ये छोटी है, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है। बड़ी बॉन्ड लेंथ आसानी से टूटती है, छोटी बॉन्ड तो आसानी से नहीं टूटता है। तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, एच आयन रिलीज होगा। एच आयन सबसे पहले इसका रिलीज होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। तो एच आयन डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, H2TE की, मतलब H2TE ज्यादा एसिडिक है देन H2SE देन H2S देन वाटर। मींस वाटर से ज्यादा एसिडिक H2S है, कारण समझिएगा। तो जो लिखने का तरीका होगा वो आप नाम ना लीजिए, वाटर कम एसिडिक है H2S ज्यादा, ऐसे नाम नहीं लेना, आपको ग्रुप में करना है। तो आप लिखेंगे ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स में ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर सेंट्रल एटम जो है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम सेंट्रल एटम्स हैं, इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे बॉन्ड आसानी से टूट जाता है और एच आयन आसानी से रिलीज होता है। और जो एच आयन आसानी से रिलीज करता है वही ज्यादा एसिडिक है। तो ग्रुप में नीचे जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है। तो पहले आप ऑर्डर लिखें, फिर आप कारण लिखें, कारण प्रॉपर लिखा हो, रीजन, रीजन में सेंटेंस लिखने में मत छोड़ना, पूरी तरह से सही से लिखना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम चलते हैं। सेकंड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर बिल्कुल एसिडिक नेचर को ही बिलोंग करती है। रिड्यूसिंग नेचर हम मेजर करते हैं H डोनेटिंग कैपेसिटी। भाई H बाहर निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। देखो ऑक्सीडेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, ऑक्सीजन का अट्रैक्ट होना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये सभी हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग एजेंट हैं क्योंकि H को रिलीज करते हैं, और एच आयन रिलीज करना तो एसिडिक नेचर भी तो था, तो दोनों एक ही है। तो ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर होगा। सबसे ज्यादा एच आयन रिलीज करने की जो टेंडेंसी है वो H2TE की है, जिसका सेंट्रल एटम सबसे बड़ा है। सेंट्रल एटम बड़ा होने से क्या हुआ, सेंट्रल एटम बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, बड़ा बॉन्ड लेंथ आसानी से टूट जाएगा, टूट जाएगा तो H रिलीज हो जाएगा। H रिलीज हुआ तो सबसे पहले H रिलीज इसने किया तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इसकी, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट H2TE है। फिर उसके बाद H2SE, H2S, उसके बाद H2O। बिल्कुल सिमिलर है ग्रुप 15 से, लैंग्वेज भी वही है, ऑर्डर भी वही है।
100% इक्वल टू ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। तो लैंग्वेज वहां से देख लीजिए, लिखी होगी, या दोबारा से लिख लीजिएगा कि ग्रुप में नीचे जाने पर हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिससे हाइड्राइड्स की बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे एच रिलीज होना आसान हो जाता है। थर्ड पर आते हैं। थर्ड है थर्मल स्टेबिलिटी। वही पॉइंट है बिल्कुल जो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में था। तो हमने शुरुआत में ही आपसे कहा कि ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स एक बार पढ़ लीजिएगा इन हाइड्राइड्स को स्टार्ट करने से पहले, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी H2O ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, नाम से काम नहीं चलेगा। रीजन वही है, वैसे आप जानते हैं। H2O, H2S, H2SE और H2TE, वही चार लिखे हैं हमने। तो इन चारों को थर्मल, थर्मल मतलब हीट करना, हाई टेम्परेचर पर इनमें से कौन सा स्टेबल है, हमें चेक करना हाई टेम्परेचर पर इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ये मान लीजिए वाटर, H2S, H2SE, H2T, चारों को हमने उठाया और एक भट्टी, भट्टी मतलब फर्नेस में डाल दिया जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। चारों को डाल दिया। अब देख रहे हैं चारों में से पहले कौन सा ब्रेक होगा। जो पहले ब्रेक हुआ वो अनस्टेबल है भाई, ठीक। जो बाद तक बहुत सबसे बाद में ब्रेक हुआ वो हाईली स्टेबल है। तो जब हमने चारों को देखा तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी थी, ये जैसे ही डाला वैसे ही इसके बॉन्ड टूटने लगे, तो ये अनस्टेबल है। थोड़ी देर बाद इसके टूटे, फिर थोड़ी देर बाद इसके टूटे, सबसे बाद इसके टूटे, क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ छोटी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ यहां ये, क्योंकि सबसे बाद में ब्रेक को बॉन्ड को तोड़ता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है वाटर, इसके बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है। उसके बाद ये हुआ, थोड़ी बॉन्ड लेंथ बढ़ी, फिर थोड़ी बॉन्ड लेंथ और बढ़ी, फिर थोड़ी बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो अनस्टेबिलिटी। तो समझ आ गया होगा। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, हाइड्राइड्स के सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिससे बॉन्ड लेंथ, ये छोटी बॉन्ड लेंथ है, ये बड़ी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है और बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, मतलब स्टेबिलिटी कम होने लगती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल वाटर, देन H2S, देन H2SE, देन H2T। देखो तीन इस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, थर्मल स्टेबिलिटी। तीनों का बेस एक ही है, बॉन्ड लेंथ। बड़ी बॉन्ड लेंथ आसानी से, देखो बड़ी बॉन्ड लेंथ आसानी से टूटेगी, छोटी बॉन्ड लेंथ आसानी से नहीं टूटेगी। सीधा से याद रखो। याद रखने का तरीका, इतनी बड़ी लकड़ी ले लो, एक पेन ले लो, आप इसे तोड़ दोगे, ठीक। फिर मैं कहूंगा इसका छोटा सा पार्ट इतना टूट के बचा, उसे तोड़ो हाथ से, वो पकड़ में भी नहीं आएगा, आसानी से नहीं टूटेगा। तो बड़ी बॉन्ड लेंथ आसानी से टूट जाती है, छोटी बॉन्ड लेंथ आसानी से नहीं टूटती। ये तो मैंने वैसे बताया। एक्यूरेट क्या होता है केमिकल दृष्टि से देखो, बड़ी बॉन्ड लेंथ है मतलब दोनों दूर दूर एटम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, आसानी से ब्रेकेबल है। पास पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, आसानी से ब्रेकेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये सीधा सा है केमिकल से देखा, और सिंपल लॉजिक से देखोगे तो भी आपके लिए याद रहने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ग्रुप 15 में भी था, यहां भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। चेक करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। हमारे पास चार हैं, चार हाइड्राइड्स हैं, ऑक्सीजन का वाटर, सल्फर का हाइड्राइड H2S, सेलेनियम का H2SE, टेल्यूरियम का H2TE। हमें चेक करना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सीधा सा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस पर डिपेंड करता है। ये सभी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। अब क्वेश्चन है सर सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसमें है। कोई सा भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहा हो वो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। सबसे ज्यादा बड़ा साइज H2TE का है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां हमें लग रहा है H2TE का है, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज, सेंट्रल एटम साइज H तो बराबर है, टेल्यूरियम का एटॉमिक साइज बढ़ा है, जिससे इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया। H सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा हमें लगा अट्रैक्शन फोर्स, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें इसका लग रहा है। उसके बाद H2SE का लग रहा है, थोड़ा कम है।
उसके बाद H2S का लग रहा है। अब क्वेश्चन है तो सबसे कम H2O का होना चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम नहीं है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा है। ये ऑर्डर बिल्कुल सही था, लेकिन H2O का एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा है। उसका एक कारण है, इन सभी में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थे, लेकिन जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद, खुद देख लीजिएगा कौन सा बॉन्ड है बताइएगा, कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये रीजन है, जब अट्रैक्शन फोर्स बदल गया, स्ट्रांग है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो ये एक्सेप्शन है, आपको लग रहा है बिल्कुल सबसे कम होना चाहिए था, सबसे ज्यादा है, लेकिन ये एक्सेप्शनल उतना नहीं है, क्योंकि हमें पता है H जब FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। इनमें से कोई एटम है नहीं FON में से, इसमें ऑक्सीजन है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन बड़ा पूछा जाएगा। हाईली वोलेटाइल H2S है जो आसानी से वेपोराइज हो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2O है, और ये आप इसे एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं डाल सकते, बल्कि ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है। हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस इसमें होती है। आगे यहां से क्वेश्चन और बनता है, 11th से बनता है। H2O रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और H2S रूम टेम्परेचर पर गैस है। जबकि सल्फर बड़ा एटम है, तो देखने में पहली नजर में लगता है अच्छा बड़ा एटम, बड़ा मॉलिक्यूलर साइज, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होने चाहिए। फिर इसका वेपोराइजेशन ज्यादा क्यों है, रूम टेम्परेचर पर गैस क्यों है, कम अट्रैक्शन फोर्स क्यों है, क्योंकि फिजिकल स्टेट भी तो अट्रैक्शन फोर्सेस का ही रिजल्ट है। ये गैसेस का मतलब इसमें वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ये लिक्विड है तो कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। तो रीजन वही है, ये लिक्विड इसलिए है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयरएज H2S के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये लिक्विड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आस पास है मॉलिक्यूल। ये वीक है इसलिए गैस है, दूर दूर है मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन ये भी आएगा, H2O इज अ लिक्विड वेयरएज H2S इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो आंसर लिखिएगा H2O लिक्विड है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ H2S गैस। तो दो क्वेश्चन यहां पर हो गए। आपने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी देखा, जिसमें आपको एक अलग केस नजर आया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं कि ये ग्रुप 15 में नहीं था, ग्रुप 15 में भी था। उसमें जो अमोनिया था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो 2 के बाद आता था वो डाटा के हिसाब से था। ये डाटा के हिसाब से सबसे ज्यादा आता है, तो ये डाटा है, लेकिन H2S का सबसे कम है, हाईली वोलेटाइल है, ये लिख लीजिएगा यहां पर। तो पूरे सेंटेंसेस में से लिखिएगा। पहले इतने को एक्सप्लेन कीजिएगा कि जनरली ग्रुप में नीचे जाने पर हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्लियर, इतना ही लिखिएगा। उसके बाद ये बना के दिखा दीजिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद ये भी लिख लें, H2O लिक्विड है, H2S गैस है। H2O लिक्विड है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं इसके मॉलिक्यूल, इसके डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से जुड़े हैं। तो दोनों को अलग अलग लिखिएगा। चलिए लास्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्राइड्स का, देखिएगा, चेक करिएगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, H2O तो ज्योमेट्री बनानी होगी। फिर H2S, फिर H2SE और फिर H2TE। H2TE का ये बॉन्ड एंगल और ये है 104.5 डिग्री। पता होगा, ये तो कई बार पढ़ा है। और आगे जाने पर इसके लिए ये एंगल होता है लगभग 90 डिग्री का। तो रेगुलर, यहां से आगे चलें तो रेगुलर डिक्रीज होता है। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसका है, तो रीजन समझिएगा।
ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम का जो कि ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। भाई साइज छोटा है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन ज्यादा है, और ये जो एंगल है ये बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो रिपल्सन ज्यादा, इसलिए एंगल ज्यादा है, रिपल्सन ही तो एंगल है। आगे जाने पर सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जाने पर डिक्रीज होती जाती है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी डिक्रीज होता जाता है, मतलब एंगल डिक्रीज होता जाता है। तो ये था बॉन्ड एंगल, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था हाइड्राइड्स का। आगे हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। अभी तक जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, पहला मॉलिक्यूलर स्टेट, दूसरा था ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एंड फोर्थ था रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जो अभी अभी पढ़ा। 4 पढ़ रही हैं, 5th पे हम चल रहे हैं। 5th पर है रिएक्शन विद हैलोजेंस। तो बहुत बड़ा नहीं है हैलोजन, फिर आएगा ऑक्सो एसिड्स और फिर केमिकल कंपाउंड्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, रिएक्शन विद हैलोजेंस। चलिए चेक करते हैं हैलोजन से रिएक्शन। काफी कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने होंगे इसमें, मैं सभी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं। आप लिखते जाइए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे हिंदी में साइड में लिखते जाइए, और जो मुझे लिखवाना है वो मैं लिखवाऊंगा ही, लिख के ही बताऊंगा। लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करता हूं वो भी आप लिख सकते हैं साइड में, हिंदी में इधर ऊपर नीचे कहीं लिख लें। हाँ जी, हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हैलोजन से रिएक्ट करते हैं। पहले हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं। पोलोनियम चूंकि रेडियो एक्टिव है, इस वजह से हम उस केमिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। अब मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो ये डाइहैलाइड्स EX2 टाइप, E का मतलब ये एलिमेंट से है, X का मतलब हैलोजन से है। टेट्राहैलाइड्स EX4 टाइप, जैसे SF2, SF4, और हेक्साहैलाइड्स 6 वाले, ये सब बनाते हैं। डाइहैलाइड्स भी बनाते हैं, टेट्राहैलाइड्स भी बनाते हैं और हेक्साहैलाइड्स भी बनाते हैं। ऑक्सीजन ऐसा नहीं करता, ऑक्सीजन केवल और केवल डाइहैलाइड बना सकता है। डाइहैलाइड्स क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, जिसकी वजह से टेट्रा और हेक्साहैलाइड नहीं बना पाता है, और उसके डाइहैलाइड्स भी OF2 ही है, और O2F2 भी बुला सकते हैं। इन्हें देखिएगा, ये जो हैलाइड्स हैं बाकी के, इनमें सबसे ज्यादा, X का मतलब हैलोजन था, कौन सा हैलोजन था ये क्लियर नहीं किया गया। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फ्लोराइड्स की होती है, उसके बाद क्लोराइड्स की होती है। फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। ठीक, आयोडाइड अनस्टेबल है। आयोडाइड्स का अनस्टेबल होने का रीजन है आयोडीन का साइज बड़ा है, बड़ी बॉन्ड लेंथ बनेगी, बड़ी बॉन्ड लेंथ आसानी से टूट जाती है, इसलिए आयोडाइड्स बनते तो हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल F वाले होते हैं। और हेक्सा हैलाइड्स की बात करूं तो इसमें केवल हेक्सा फ्लोराइड्स ही अवेलेबल होते हैं, लाइक SF6। क्लोराइड्स इसमें अवेलेबल नहीं होते, ना ब्रोमाइड्स ना आयोडाइड्स, वो अनस्टेबल थे, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्टेबल नहीं है। तो ये नॉर्मल थे, मैंने स्टेबिलिटी बता दी है, ऑक्सीजन के बारे में मैंने बता दिया है, इनके बारे में भी मैंने बता दिया है। इनके ज्योमेट्री बनाने के लिए आती है, जैसे बहुत बार आया है SF4 बनाइए, SF6 भी बनाइए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी बनाइए, ये V शेप्ड होता है, टू बॉन्ड पेयर एंड टू लॉन पेयर। SF4 का देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन देखिए पहले, इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3d। ज्योमेट्री जो होती है इसकी, सल्फर एक लॉन पेयर, फ्लोरीन फ्लोरीन
फ्लोरीन फ्लोरीन, that is seesaw distorted trigonal bipyramidal. SF6 sp3d2 है hybridization. ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है. SF6 के बारे में एक बात और बोली जाती है, ये स्टेबल है, मतलब जितना होना चाहिए वो तो है, उससे भी ज्यादा स्टेबल है, एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल है. अब क्वेश्चन आता है क्यों स्टेबल है. रीजन है सल्फर 6 डायरेक्शन से फ्लोरीन से घिरा है, कोई भी एटम सल्फर तक पहुंच नहीं पाता तो रिएक्शन हो नहीं पाती. ये ऑर्गेनिक में आता था भाई भीड़ भाड़ ज्यादा है तो इस एटम पर रिएक्ट नहीं करेगा या कार्बोकेटायन रिएक्ट नहीं करेगा, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इससे स्टेरिक हिंड्रेंस है. बिल्कुल वही वर्ड आप यहां यूज कर सकते हैं कि SF6 स्टेबल है बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस ऑफ फ्लोरीन एटम. तो ये कुछ बातें थी हैलाइड्स के बारे में. इन बातों को मैं लिख कर बता देता हूं तो आप लिख लीजिएगा, मेरे साथ ही लिखेंगे. लिख लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स या रिएक्शन विद हैलोजेंस में समझा तो मैंने दिया ही. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स सच एज डाइहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स एंड हेक्साहैलाइड्स. क्लियर है. यहां ब्रैकेट में मैं लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा ऑक्सीजन केवल डाइहैलाइड्स बनाता है, टेट्रा या हेक्साहैलाइड्स नहीं बनाता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते. ये यहीं पे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा. उसके बाद द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर. फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड, देन आयोडाइड. अमंगेस्ट हेक्साहैलाइड्स ओनली हेक्साफ्लोराइड्स आर स्टेबल. जो हेक्साहैलाइड्स होते हैं उसमें केवल फ्लोरीन वाले ही स्टेबल होते हैं और सभी हेक्साहैलाइड्स गैसियस होते हैं. दे हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, मैंने बनाकर दिखाया. और सबसे जरूरी बात है, ये पूछ लिया जाता है, SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजंस. स्टेरिक हिंड्रेंस आप बुला सकते हैं. पूरा सेंटेंस लिखना हो तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ फ्लोरीन एटम्स. 6 तरफ से कवर्ड होता है इसलिए रिएक्शन सल्फर करता ही नहीं है. इसमें ऑक्सीजन के लिए मैंने यहां सेंटेंस बोल दिया है कि यहां ब्रैकेट में डाल दीजिएगा ऑक्सीजन टेट्रा और हेक्साहैलाइड्स नहीं बनाता. कारण है उसका कि ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते. चलिए, हैलाइड्स ज्यादा नहीं था, आपको इसके नीचे ज्योमेट्री बनानी होगी. कुछ मैं दे रहा हूं, इनकी ज्योमेट्री आप बना लीजिएगा. SCl2 बना सकते हैं, SF4 बना सकते हैं, SF6 बना सकते हैं. इनके ज्योमेट्री इस सेंटेंसेस के नीचे या ऊपर बनी हो, कहीं भी बनी हो, लेकिन बनी जरूर हो. तो ये था आपका हेलोजन से रिएक्शन. 5th पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्रुप 15 में ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस के थे, यहां पर हैं सल्फर के. चलिए पहले हम लिख लेते हैं. सबसे पहला सेंटेंस आप इसमें लिख लीजिएगा, सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स. सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स सच एज. मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, आप 1 बाय 1 लिख लीजिएगा. एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला H2SO3. सुना होगा कई बार सल्फ्यूरस एसिड. सेकेंड पर आते हैं डाइथायोनस एसिड. डाइथायोनस एसिड H2S2O4. H2S2O4. थर्ड पर आते हैं, थर्ड तो वेल नोन है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ये तो सुना ही होगा. नेक्स्ट पर आते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड. ये सल्फ्यूरिक था, क्या थायो. थायो
सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3। फॉर्मूला आप लिखते जाएं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, परऑक्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये वाले, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका दूसरा नाम भी है जिसे कैरो एसिड बुलाते हैं, CaRO, कैरोज एसिड। ये दूसरा नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, पहला नाम भी। फॉर्मूला है H2SO5। ये हम पहला देखते हैं, रेडॉक्स में 11th में आया था, जिसके परऑक्सो लिंकेज था, क्योंकि नाम ये परऑक्सो परऑक्साइड लिंकेज था, तो उससे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 आएगी, लेकिन फॉर्मूले से देखते हैं तो +8 आती है, तो बच्चे +8 लिख देते हैं, गलत हो जाती है। अरे यहां पर हमने पढ़ा +6 से ज्यादा तो होती ही नहीं, तो बिना स्ट्रक्चर के आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं निकाल पाएंगे। एक और है, परऑक्सो ही है, ये भी परऑक्सो, लेकिन सल्फ्यूरिक नहीं है, डाई है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसे मार्शल एसिड बुलाते हैं, MARSHALL, मार्शल्स एसिड। फॉर्मूला है H2S2O8, H2S2O8, मार्शल एसिड बड़ा फेमस नाम है। और लास्ट है, ये आपने सुना होगा, ओलियम बुलाते हैं इसे, नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को, पायरो मतलब हीट करना, हीट करके वाटर निकाल दिया तो क्या बचा, H2S2O7। क्या बुलाते हैं इसे, OLEUM, दूसरा नाम है इसका ओलियम। तो ये हैं कुछ ऑक्सो एसिड सल्फर के फॉर्मूले, सबके याद हों। हाँ, बेसिसिटी की कोई इतनी टेंशन नहीं है, लगभग सभी देख लीजिएगा, बाकी डाई बेसिक ही है मोस्टली, तो उसकी कोई टेंशन यहां नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी आपको सल्फर की, तो मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं। ज्योमेट्री बनाना, ज्योमेट्री भी बनानी आनी चाहिए, और आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालें साथ में, और बेसिसिटी भी इंडिकेट कर दें। देखिएगा, फर्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सल्फर ये है H2SO3, इसके पास एक लोन पेयर होता है। पहले हम केवल डॉटेड बना देते थे, इस बार हम लोब में बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑक्सो एसिड है सल्फर का जिसमें सल्फर पर लोन पेयर होता है, तो वो यही है, सल्फर पर एक लोन पेयर होता है, तो यही है। इसका फॉर्मूला मैं नीचे लिख रहा हूं, H2SO3। दोनों H O से जुड़े हैं तो डाई बेसिक है, नीचे डाई बेसिक लिख लीजिएगा, डाई बेसिक और डाई प्रोटिक आप लिख सकते हैं, मतलब N फैक्टर 2 है, N फैक्टर 2 है इसका। दूसरा, आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, 2H+1 6+4 आएगी, देख लीजिएगा एक बार। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपका काम है, +4 आनी चाहिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां लिख देता हूं कितनी आनी चाहिए इसकी, +4। कुछ अलग आए तो बताना मुझे, ना मैं करके बताऊंगा फिर। नेक्स्ट है डाईथायोनस एसिड H2S2O4। नेक्स्ट पर आते हैं डाईथायोनस एसिड, देखिएगा इसे बिल्कुल इसी तरह का, थायोनस है तो सल्फर, सल्फर से तो जुड़ा ही है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और OH और OH, तो 2 4 6, एक लोन पेयर यहां भी है, इस पर भी है, तो दोनों सल्फर पर एक एक लोन पेयर है। ये है H2S2O4। प्रोटिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिसिटी में ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लें। नेक्स्ट पर इसी तरह डाईथायोनिक एसिड, चलो उसकी बात तभी करेंगे, डाईथायोनिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
हाँ, ये मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के लिखेंगे, डाइबेसिक है ये लिखेंगे आप इसे। नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो वेल नोन स्ट्रक्चर है आपके लिए। ये H2SO4, ये तो हम यूज भी बहुत बार करते हैं। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आनी चाहिए, अरे मैंने लिख दिया, खुद ही लिखना भाई, डाइबेसिक है ये भी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी। H2SO4, जैसे ऊपर चलते हैं, ये सल्फ्यूरस था तो डाइथायोनस था, ये सल्फ्यूरिक है तो डाइथायोनिक एसिड भी है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। इसमें एक एक डबल बॉन्ड O नीचे लगा देंगे तो हो जाएगा डाइथायोनिक एसिड। ठीक, मैं बना नहीं रहा हूं उसे, आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक के बाद है हमारा थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, देखिएगा बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है। ये तो बिल्कुल सिमिलर है, अभी तक मैंने बनाया भी वैसे, ऑक्सीजन OH OH OH, बिल्कुल डबल बॉन्ड, लेकिन यहां क्या है, एक सल्फर। यहां ऑक्सीजन की -2 थी, तो यहां सल्फर की 2 सल्फर हैं, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। निकाल लीजिएगा, -2 लेके निकालोगे +6 निकल आएगी। तो ये है H2S2O3। तो एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर है, जिसकी वजह से नाम पड़ा इसका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट की बात करते हैं, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका तो नाम ही परऑक्सो है, तो यही स्ट्रक्चर है लगभग। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और OOH, दैट इज H2SO5। परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड और कैरो एसिड भी बुलाते हैं, इसका नाम भी ये जरूरी है, कैरोज एसिड। परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड ये भी फेमस नाम है। H2SO5 ये है। यहां पर ये जो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये परऑक्साइड बॉन्ड है और इसमें दोनों ऑक्सीजन की -1 है, बाकी जो 3 ऑक्सीजन है उनकी -2 है। तो आप सल्फर की निकालोगे तो सल्फर की आएगी +6, एक ही सल्फर है। यहां 2 थे, दोनों सल्फर की अलग अलग है, इसकी -2 इसकी +6। सल्फर की कभी भी +6 से ज्यादा नहीं होती ऑक्सीडेशन, ये स्टेट, ये याद रखिएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब 2 जुड़े हुए हैं, वो भी परऑक्साइड बॉन्ड से। ये है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला स्ट्रक्चर बना दिया, फॉर्मूला क्या था, H2S2O8, H2S2O1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ये ऑक्सीजन -1, ये ऑक्सीजन भी -1 और सल्फर की आ जाएगी फिर +6, दोनों सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है जी, ये भी डाइबेसिक है, बेसिसिटी का कुछ कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फास्फोरस के लिए बेसिसिटी की इंपॉर्टेंस है, इसके लिए नहीं है सल्फर के लिए, क्योंकि सब डाइबेसिक ही है। नेक्स्ट है ओलियम, या ये बोले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो उसे देखिएगा बिल्कुल सिमिलर ही है, बस यहां एक ऑक्सीजन है, परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है। पायरोसल्फ्यूरिक इसलिए कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को इसको हीट करके बना, इसमें पानी डाल दोगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये एनाइड्रस फॉर्म है सल्फ्यूरिक एसिड की, ये है H2S2O7 ओलियम, OLEUM ओलियम। इसका नाम मैं शायद लिखना भूल गया, मार्शल एसिड। वैसे तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन मार्शल्स एसिड याद रहे आपको, इसलिए हम लिख रहे हैं। ओलियम लिखा, सिंपल नाम क्या, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, ओलियम भी बुलाते हैं। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आएगी, नॉर्मल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं आने वाली है। तो ये थे आपके सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। स्ट्रक्चर्स जरूरी हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आते हैं। नाम दूसरा वाला दिया जा सकता है, पहला वाला भी दिया जा सकता है, तो ये देख लीजिएगा, ये सारे ऑक्सो एसिड्स आपके लिए।
एक कॉमन चीज होती है जिसमें सल्फ्यूरस अस आता है लास्ट में, OUS आ रहा है ना, सल्फ्यूरस डाइथायोनिक सल्फ्यूरस अस OUS आता है तो वहां सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इक आता है तो वहां +6 है, जनरल है ये। अगर अस पर खत्म हो आपकी स्पेलिंग तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +4, अगर इक पर खत्म हो IC सल्फ्यूरिक तो वहां +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, नाम से आपको पता चल जाएगी, नहीं तो स्ट्रक्चर बनाइए आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी किसमें +4 और किसमें +6 है। तो ये थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहां कंप्लीट होती हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो इस पूरी ग्रुप के हैं, कुछ ऑक्सीजन के हैं तो कुछ सल्फर के भी हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16। इसमें हम यहां पढ़ेंगे 4 कंपाउंड्स। फर्स्ट होगा ऑक्सीजन, या आप इसे डाइऑक्सीजन भी बुला सकते हैं, O2। सेकेंड होगा हमारा ओजोन, O3। थर्ड होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और फोर्थ होगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये कंपाउंड्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि रिएक्शंस को हम कलेक्ट कर सकें। इनमें रिएक्शंस आएंगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, कुछ लैब मेथड्स होते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल मतलब कॉमर्शियल मेथड्स होते हैं, और फिर प्रॉपर्टीज आती हैं। तो हम इन कंपाउंड्स को भी जान पाएंगे, सारे साथ के साथ हमारे रिएक्शंस का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। हम वही रिएक्शंस दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंस रखती हैं, होती तो बहुत सारी हैं लेकिन हमने फिल्टर किया है कि हम वही रिएक्शंस दे रहे हैं जो आई हुई हैं लगभग आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो आगे बढ़ते हैं, पहली हेडिंग डालते हैं ऑक्सीजन। देखिएगा फर्स्ट है ऑक्सीजन O2, पहला कंपाउंड। सबसे पहले प्रिपरेशन है, पहला है पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये लैब मेथड है, आप इसे लैब में इस तरह से बना सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करिएगा, ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करेगा। दूसरा बड़ा मेथड होता है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स को भी आप हीट करते हैं तो भी रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। जैसे सिल्वर ऑक्साइड बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा, 4 Ag आ जाएगा। तो सेकेंड है मरकरी ऑक्साइड, से भी आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। Pb3O4 लेड के मिक्स ऑक्साइड है, ये PbO2 है, दोनों से मिल सकता है आपको ऑक्सीजन। बैलेंस इसे भी मैं कर देता हूं, 6 PbO + O2 4 2 8, हाँ बैलेंस्ड है। अब आगे देखते हैं PbO 2 PbO यहां आ जाएगा, हाँ बैलेंस है अभी। तो बिना बैलेंसिंग के रिएक्शंस का कोई मतलब नहीं है। और तीसरा जो प्रोसेस है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे आप इंडस्ट्रियल मेथड या कॉमर्शियल मेथड में डाल सकते हैं। लास्ट वाला कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट करो, वैसे ना भी करो, धूप में रख दो, सनलाइट जैसे पड़ेगी वो डिकम्पोज हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होने लगेगी। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में आप जनरल चीजें जानते हैं। ये लाइफ सपोर्ट गैस है, बिना इसके लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। देखिएगा प्रॉपर्टीज, इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, इसमें कोई कलर नहीं होता, ना ही कोई स्मेल होती है। इट इज पैरामैग्नेटिक, इसके सामने ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बिकॉज इट कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 unpaired electrons in anti-bonding molecular orbitals। MO मैंने लिखा molecular orbitals ताकि पता रहे पैरामैग्नेटिक क्यों है। यह हाईली स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका, मतलब पता होना चाहिए आपको। ये कई बार क्वेश्चन है, 11th में मिलेगा आपको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। सेकेंड है, ये बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन होती है, लेकिन क्वेश्चन है सर किसके साथ कंबाइन नहीं होती है? तो नोबल मेटल के साथ कंबाइन नहीं होती है। नोबल मेटल कौन सी होती हैं? जो इनर्ट होती हैं, जो रिएक्ट नहीं करती हैं, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। बच्चे सोचते हैं सर हमने तो बस नोबल गैस सुनी है, अरे नोबल मेटल भी होती है भाई, नोबल गैस से भी रिएक्ट नहीं करती है। नोबल गैस हीलियम, नियोन एटसेट्रा, नियोन, जिनोन, जिनोन से तो रिएक्ट कर जाती है, हीलियम, नियोन, आर्गन ले लो।
तो इन नोबल गैसेस से रिएक्ट नहीं करती और नोबल मेटल से रिएक्ट नहीं करती, बाकी सबसे रिएक्ट कर लेती है लगभग। कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड बर्न है, बर्निंग रिएक्शन है। मैग्नीशियम Al से या तो रस्टिंग है, ऑक्सीडेशन आप बुला सकते हैं, या फिर बर्निंग है सीधी। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, नॉर्मल रिएक्शन है, आपको आती है। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा, CO2 और वाटर बनेंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी बर्न हो। तो ये रिएक्शंस हैं, जनरल रिएक्शंस है ऑक्सीजन की, आप नोट कर लीजिएगा, कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं। हम ओजोन पर चलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इससे। देखिएगा सेकेंड पॉइंट, ओजोन, फॉर्मूला O3। प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन इसकी ऑक्सीजन से ही होती है, ओजोन में बदल दिया जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है ओजोन की, ऑक्सीजन की कम है, तो इसका मतलब ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल गैस है। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, यो यूवी लाइट को प्रोटेक्ट करती है, रोक लेती है। रीजन समझिएगा, ओजोन में वैसे होल भी हो रहा है, वो भी आपको पढ़ाता होगा, पॉल्यूशन में इतना पढ़ा होगा आपने, इस यहां समझिए थोड़ी केमिकल टर्म्स में। ये रिएक्शन नेचर में अपने आप होती है। अगर ऑक्सीजन में यूवी लाइट आ रही है तो यूवी लाइट ऑक्सीजन को ओजोन में बदलने लगती है, यानी कि वो ओजोन लेयर अपने आप सेल्फ प्रिपेयर्ड है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप केमिकली बना रहे हैं, आप लैब में बना रहे हैं किसी में, या सिंथेटिकली बना रहे हैं, तो 10% ओजोन ही बनेगी इस मेथड से। यहां आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ये कन्वर्जन होगा और नेचर में ये अपने आप होता है। आगे प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। प्रॉपर्टीज, प्योर ओजोन पेल येलो गैस होती है, ब्लू कलर की है, पेल ब्लू कलर, सॉरी येलो नहीं, पेल ब्लू गैस है। लिक्विड बनाओगे ब्लू मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो डार्क ब्लू लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड बनाओगे और पास आ जाएंगे तो वॉलिड ब्लैक लगने लगेगा सॉलिड फॉर्म में। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है। खैर ये दो प्रॉपर्टी कोई खास मायने नहीं रखती हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यही प्रॉपर्टी मेनली है, और दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं और लगभग हर बार आते भी हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गैस है, क्योंकि ये ओजोन O2 में बदलने की टेंडेंसी रखती है, जिससे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ये वाला, और ये किसी से भी मिलकर उसे ऑक्सीडाइज करता है। तो ड्यू टू ईज विद विच इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, इट एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सीधा सीधा बोलिएगा, ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, इसलिए वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जाम्पल्स भी हैं, इट ऑक्सीडाइज PbS टू PbSO4, PbS को PbSO4 में बदलती है। इस रिएक्शन को आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, कैसे? PbS है, इसे कितने नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत है? 4 की, किसमें बदलने के लिए? PbSO4 में। 4 ऑक्सीजन चाहिए। O3 कितने प्रोवाइड करती है? एक O3 एक प्रोवाइड करेगी, तो 4 चाहिए, तो कितने चाहिए हमें? 4 मॉलिक्यूल, 4 है भाई ये, तो 4 नेसेंट ऑक्सीजन, मैं सही से लिख लेता हूं, 4 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, तो किस में बदला? PbS प्लस 4O3 गिव्स PbSO4 प्लस 4O2। मैंने इसलिए बताया कि 4 ओजोन 4 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और 4 नेसेंट ऑक्सीजन इसकी नीड है, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने ये रिएक्शन ना गलत बैलेंस करी है। ऐसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, बच्चे कई बार पूछते हैं सर इसे ऐसे बैलेंस कर लो, O3 गिव्स PbSO4 प्लस O2, कितने ऑक्सीजन? 6, सर इसे ट्वाइस कर लो। बैलेंस तो अभी भी है, लेकिन रिएक्शन ये गलत है, क्योंकि 2 ओजोन केवल 2 ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और 2 नेसेंट ऑक्सीजन, तो PbS से PbSO4 कभी नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन सही है, तो इसे इस तरह से बैलेंस किया गया है। ऐसे बैलेंस करते ही गलत हो जाएगी, इसलिए इसे सही से लिखिएगा और बैलेंस्ड ही याद रखिएगा। हमने इसीलिए कहा था कि बैलेंस्ड ही याद रखें आप। चलिए ऑक्सीडाइजिंग की दूसरा देखते हैं। इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड आयन, मतलब I- टू आयोडीन, I- ये है टू आयोडीन। दूसरी जो रिएक्शन है इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। हमारी नेचर में मान लो हमारे आसपास हमारे रूम में कितनी ओजोन है, ये हमें फाइंड करना है। हमारे इस रूम में जहां पढ़ रहे हो आप सोचो सर यहां ओजोन है, कितनी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, तो ये पता करने का तरीका ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से करते हैं व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ Ki, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड, मतलब आयोडाइड।
सॉल्यूशन आयोडीन इज लिबरेट हुई, विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के साथ आयोडीन जो बनी उसे टाइट्रेट करते हैं, जिससे आयोडीन का अमाउंट पता चल जाता है, और आयोडीन जब अमाउंट पता चल गया तो ओजोन का अमाउंट पता चल जाएगा। तो इसी को बोलता है क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ओजोन गैस। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, लॉट्स ऑफ टाइम। एक ये और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। जब क्वांटिटेटिव मेथड पूछा जाए एस्टिमेटिंग का तो यहां से लिखें और ये रिएक्शन नीचे दें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो यहां से लिखें, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल दे दें। क्योंकि ये तो याद करनी है तो नीचे वाला ही दें, ऊपर वाला भी दें तो भी अच्छा है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नीचे वाला याद करना तो दूसरे क्वेश्चन के लिए भी कंपलसरी है। क्वांटिटेटिव मेथड में आप ऊपर वाला एग्जाम्पल दे नहीं सकते, इस वाले में आप दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो, तो बेटर है कि आप ये वाला याद करें। बच्चे कई बार पूछते हैं सर KI तो नहीं है, आयोडाइड, अरे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है या आयोनिक फॉर्म है। आप चाहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखें तो इसे 2KI ले लीजिएगा तो यहां 2KOH आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये थी ओजोन। तीसरे कंपाउंड पर आते हैं जो कि है सल्फर डाइऑक्साइड। दो क्वेश्चंस यहां से इंपॉर्टेंस रखते हैं बस। हाँ, क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन आप ओजोन का स्ट्रक्चर भी जान लीजिएगा। ओजोन तो हमने पढ़ ली, ओजोन का स्ट्रक्चर। ये है ओजोन। ये दो कोवलेंट बॉन्ड हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, 4 हैं, 2 ने बॉन्ड बना लिया। इसके 6 के 6 हैं सर, फिर बॉन्ड किसने बनाया? सर्टेनली इस ऑक्सीजन के एटम ने बॉन्ड नहीं बनाया, इस ऑक्सीजन ने अपना लॉन पेयर दिया, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 2 इसने यहां दे दिए, 2 से बॉन्ड बना लिए, 2 बचे। ये ओजोन है। क्वेश्चन आता है ओजोन के अंदर ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये सिंगल ये डबल, लेकिन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर है। बॉन्ड लेंथ क्या? दोनों बराबर हैं, दोनों की एनर्जी भी तोड़ने में बराबर, मतलब दोनों इक्वलेंट है, एक ही है। कारण है रेजोनेंस। कारण क्या है जी? रेजोनेंस। रेजोनेंस में आप देखेंगे कि बॉन्ड बदल गए हैं। बच्चे कहते हैं सर आपने मॉलिक्यूल रोटेट किया। नहीं नहीं भाई, मॉलिक्यूल रोटेट नहीं किया, ये स्टार बना लो तो यही वाला है। तो डबल बॉन्ड बदला, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां थी, फिर यहां की, ऐसे बदलती रहती है, इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं। और इसकी वजह से ऑक्सीजन, ओजोन में ऑक्सीजन के वो दोनों बॉन्ड बराबर स्ट्रेंथ के होते हैं। तो रेजोनेंस जब भी आए ना ओजोन में, और दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड एक ही बॉन्ड लेंथ है, इक्वलेंट है, वो ना वो डबल बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। तो ये आप स्ट्रक्चर ओजोन का नीचे बना लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड पर। थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट इसकी प्रॉपर्टी, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। खैर इसकी प्रिपरेशन है सल्फर को बर्न कर लो, दैट्स अ बर्न, जला देना। सल्फर ऑक्सीजन में जलेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। दूसरा है ये लैब मेथड है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, फेरस सल्फाइड से। फेरस सल्फाइड के ऑक्सीडेशन के थ्रू ही बनती है SO2। इंडस्ट्रियल मेथड लिखा है, 2 ही है, लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। कलरलेस गैस है लेकिन पंजेंट स्मेल इसमें होती है, आप स्मेल नहीं कर पाओगे। वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है और वाटर में सॉल्युबल होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, हमने ऑक्सो एसिड में सल्फ्यूरस एसिड पढ़ा है। थर्ड है इट रिएक्ट्स विद NaOH एंड फॉर्म सोडियम सल्फाइड। NaOH से रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बनाती है, Na2SO3। हाँ, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं, सॉरी, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हर बार पूछा जाता है। मॉइस्चर के साथ SO2, मतलब वाटर के साथ SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे है इसके? भैया ये आयरन 3 को 3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में बदलता है, तो रिडक्शन कर रहा है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 हो रही है, बढ़ रही है। बैलेंसिंग आपको रेडॉक्स से आनी चाहिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आए तो अच्छा है, डी ब्लॉक में जरूरत होगी। दूसरा है इट रिड्यूसेस पोटेशियम पर मैग्नेट। क्वेश्चन आता है इट कलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4। होता क्या है, मान लीजिएगा हम रूम में हैं, अपने रूम के अंदर हैं, समझना जरा। हम रूम के अंदर हैं और वहां सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक रेन की मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, कि सल्फर डाइऑक्साइड सराउंडिंग में है तो पानी अगर आएगा तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा और वाटर एसिडिक रेन, मतलब रेन जो होगी वो एसिडिक रेन में बदल जाएगी।
अब हमें पता करना है हमारे रूम में, हमारे सड़कों पर, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, KMnO4 लेते हैं जो कि पर्पल कलर का होता है। एक बीकर में हमने रख लिया KMnO4, एसिड भी डाल दिया उसमें H2SO4 कुछ, तो पर्पल कलर का है और हमने रख दिया। अगर सल्फर डाइऑक्साइड सराउंडिंग में है तो सल्फर डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगी, इसे रिड्यूस करेगी और KMnO4 Mn डबल पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाएगा तो इसका कलर खत्म हो जाएगा। तो सीधा सा है, अगर KMnO4 डीकलराइज होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को शो करता है। तो ये है इट डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4। और डीकलराइज नहीं हुआ इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। रिएक्शन ये KMnO4 है, Mn डबल पॉजिटिव में बदलता है, रिड्यूस होता है, और SO2 SO4 डबल नेगेटिव में। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे SO2 का। आप कहेंगे इट डिक्लराइज एसिडिफाइड KMnO4, ये KMnO4 को डिक्लराइज कर देगी। KMnO4 का कलर पर्पल होता है, डिक्लराइज होकर कलरलेस हो जाएगा, पानी की तरह बिल्कुल कलरलेस बिल्कुल। तो अगर डिक्लोराइज हुआ तो SO2 है, डिक्लोराइज नहीं हुआ तो SO2 नहीं है। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों अपने आप पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। SO2 में बस ये दो रिएक्शंस ही हैं जो पूछी जाती हैं बहुत बार। चलिए 4 देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्री में कमर्शियल मेथड में कांटेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। प्रोसेस का नाम ही है कांटेक्ट प्रोसेस। 4 स्टेप का ये प्रोसेस है, एक्चुअल में 3 का ही है। इसमें पहले सल्फर को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीडाइज करते हैं कैटलिस्ट के साथ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो SO3 बनता है। SO3 में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। बच्चे पूछते हैं सर सल्फ्यूरिक एसिड क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ताकि ओलियम बन सके। अब क्वेश्चन है ना हो तो एक काम करना, फिर SO3 में डायरेक्ट H2O डाल लेना तो H2SO4 बन जाएगा जो कि कम अमाउंट में होगा। फिर ये डालिएगा यहां ताकि SO3 से ओलियम बन जाए। ओलियम है ये वाला, ये एनहाइड्रस फॉर्म है सल्फ्यूरिक एसिड की। कंपनी बस यहीं तक प्रोसेस करती है, ओलियम बनाती है। वो केवल ओलियम बनाएगी आप कंपनी। ओलियम को ही सप्लाई किया जाता है हर जगह। लैब में ले गए तो इसमें पानी मिला के इसे बना देते हैं H2SO4 वाटर मिलाकर। तो ओलियम कुछ नहीं होता, इसकी एनहाइड्रस फॉर्म है। वाटर डालो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं H2SO4 के। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ओलियम में वाटर डाला तो क्या बन गया? H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोसेस है जो सप्लाई होती है वो ओलियम की होती है। इस मेथड से हम 96, 97 या 98 या उससे भी ज्यादा की परसेंटेज वाला सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो 4 रिएक्शंस आपको लिखनी होंगी। इसकी मेथड्स और प्रिपरेशन में आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज की तरफ। ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी सी मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा हुआ है। कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखा है तो ऑयल की तरह होता है, बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाईली विस्कस बुला सकते हैं। ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है लेकिन बहुत सारी अमाउंट हीट को इवॉल्व करता है, इसलिए हम केयरफुली इसे डाइल्यूट करते हैं। कैसे करते हैं बात करते हैं। जब हम इसे डाइल्यूट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसे वाटर के कंटेनर ले लेते हैं। वाटर में ग्लास का ना बनाओ क्योंकि हीट रिलीज होगी, गर्म होगा। तो वाटर में हम इसे डालते हैं स्लोली। तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर, और हिलाते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो जाके डाइल्यूट होता है। अगर आपने पानी इसमें डाल दिया तो एक्सोथर्मिक है, बाहर निकल आएंगे ड्रॉप्स, आपके ऊपर आ सकती हैं, इसलिए यही मेथड फॉलो करते हैं। ये 3 मेन एरिया में यूज होता है, एसिडिक नेचर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीनों की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसका एक्वस सॉल्यूशन 2 स्टेप्स में एचाइन को रिलीज करता है, मतलब एसिडिक है। पहला एक एचाइन, भाई 2 है इसके पास, एक एचाइन को रिलीज करता है, एक अभी भी बचा है। दूसरी बार में दूसरे एचाइन को रिलीज कर रहा है, दोनों निकल गए। पहला एचाइन रिलीज होना बहुत पावरफुल है क्योंकि Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दूसरे में Ka की वैल्यू बहुत कम है। तो Ka1 बहुत ज्यादा है Ka2 से। तो ये पूछा जाता है क्यों ज्यादा है? क्योंकि H2SO4 HSO4 नेगेटिव से ज्यादा एसिडिक है। Ka की वैल्यू ज्यादा होना मतलब ज्यादा एसिडिक होना, सीधा सीधा। बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा एसिडिक होना। तो कभी क्वेश्चन आए कि कौन ज्यादा एसिडिक है, H2SO4 या एक एचाइन निकाल दो इसका, HSO4 नेगेटिव। तो ज्यादा एसिडिक ही है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन है क्यों ज्यादा एसिडिक है, मतलब क्यों Ka1 की वैल्यू ज्यादा है या क्यों ज्यादा एसिडिक है, एक ही क्वेश्चन होता है।
रीजन है ये न्यूट्रल है, चैन रिलीज करता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को क्यों रिलीज करेगा, ये तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा भाई, नेगेटिव चीज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, तो इसकी एचाइन को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत पुअर होती है, इसकी बहुत पावरफुल होती है। के की वैल्यू ये शो करती है। लार्ज द वैल्यू ऑफ K1 मीन्स दैट H2SO4 इज लार्जली डिसोसिएटेड। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। K की वैल्यू ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे पहले से जानते होंगे। दूसरा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज होता है, एसिडिक डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग का मतलब पानी निकाल लेना, पानी बाहर निकालना, ये पानी को खींच लेता है। और इसके इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आप कर सकते हैं, लैब में अगर जा रहे हैं तो चीनी के क्रिस्टल लीजिएगा, शुगर क्रिस्टल, चीनी घर पे जो होती है कलरलेस होंगे, इन क्रिस्टल्स पर इकट्ठे करके रख दीजिए और एक ड्रॉप H2SO4 डाल दीजिए। जैसे H2SO4 से टच करेगा वैसे ये ब्लैक हो जाएंगे। ब्लैक हो जाएंगे मतलब चीनी नहीं बची है, अब केवल कार्बन है, ये कार्बन, ब्लैक कलर का कार्बन बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि इसका वाटर तो H2SO4 ले गया, सारा उड़ा दिया उसने, अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मेनी वेट, गीली, जिसमें मॉइस्चर होता है, गैसेस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज एविडेंट बाय इट्स चारिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट। चारिंग, चारकोल बना देना। ये शुगर है, सुक्रोज, चीनी है ये आपकी। H2SO4 आपने डाला, ये वाटर मॉलिक्यूल H2SO4 ने खींच लिया, बचा क्या? कार्बन, और कार्बन तो ब्लैक कलर का ही होता है। तो जब आए ना चारिंग एक्शन शो करो तो ये रिएक्शन आपको देनी है। ये आप करके देख सकते हो। चीनी को गर्म करोगे ना, पानी निकल जाएगा, ब्लैक कार्बन बचेगा, चारकोल बचेगा, उसी बोल चारिंग एक्शन वहीं से नाम आया। वैसे ही H2SO4 डालकर होता है, लैब में कर लीजिएगा फ्री। अब डाइल्यूट H2SO4 कंसंट्रेटेड डालें तो और भी अच्छा है, डालोगे चीनी एकदम से ब्लैक हो जाएगी। ये उंगली डालोगे ना H2SO4 में कंसंट्रेट, तो उंगली से भी पानी खींच लेगा, ब्लैक हो जाएगी ये भी। इसे मत डाल देना, चीनी डाल के काम हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी है H2SO4 की कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाई है, बहुत बार। अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंस जिस रिएक्शन की है वो यही है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्या है इसमें, इतनी मुश्किल तो नहीं लग रही देखने में, इसमें बड़ी मुश्किल है, अब बताऊंगा तो नजर आएगी। मुश्किल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आती है। तो जो प्रॉब्लम आती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आती है। E0 की वैल्यू मैं लिखता हूं कॉपर की, वो है प्लस 0.34 वोल्ट। और फिर मैं लिखता हूं हाइड्रोजन की, वो है 0। तो इसका मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो बच्चे सोचते हैं सर कॉपर और H2SO4 के बीच तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कॉपर इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही है, नहीं कर पाएगा, कर भी नहीं सकता है, कुछ भी कर ले हम, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं हो सकता इनके साथ। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। कॉपर कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकती, यानी कि कॉपर H2SO4 के बीच रिएक्शन नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती? देखिएगा, CuSO4 प्लस H2, ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, जो कि संभव ही नहीं है। ये नहीं हो सकती, ये बात समझ में आती है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और हाइड्रोजन के साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो हाइड्रोजन का ऑलवेज क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन को देखो, H पॉजिटिव ये है और H पॉजिटिव ये है, हाइड्रोजन का रिडक्शन नहीं हुआ है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर है, हाइड्रोजन का तो हुआ ही नहीं ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन है फिर किसका हुआ? फिर देखिएगा, रिडक्शन किसका हुआ? +6 + 4 सल्फर का हुआ। सल्फर का तो पॉसिबल है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ ये सही है, लेकिन सल्फर का रिडक्शन हुआ तो सल्फर से कंपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन से ये रिएक्शन नहीं हुई। ये रिएक्शन ये है नहीं, हाइड्रोजन थोड़ा रिलीज हुआ है, SO2 बना है। तो इस वजह से बच्चे ये दी कैसे जाती है, एग्जाम देना कंफ्यूज करेगा। वो देंगे ऐसे Cu + H2SO4, फिर लिखा होगा एरो,
फिर बच्चा सोचेगा अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहे हैं डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, कॉपर कम रिएक्टिव हाइड्रोजन से डिस्प्लेस नहीं करेगा। बच्चा लिखेगा नो सर, नो रिएक्शन, खुश हो गया। गलत नहीं है वो, बच्चा सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर लिखा है उसने। लेकिन क्वेश्चन है ये कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है यहां पर। जब कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हो तो बस यही इंडिकेशन है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है तो CuSO4 तो बनेगा, लेकिन H आयन डिस्प्लेस नहीं हुआ, SO2 बना साथ में, और साथ में क्या बना, वाटर बना। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो आप रिएक्ट करें, अगर ये नहीं है तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से कॉपर कम रिएक्टिव हाइड्रोजन से ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्वेश्चन देने की वजह से प्रॉब्लम आती है। चलो पहले और रिएक्शंस ये लिख लीजिएगा, ये इजी सी है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फर को भी और कार्बन को, सल्फर SO2 कार्बन CO2। हाँ, मैं फिर से इस पे आता हूं। क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो यही होगा, Cu प्लस H2SO4। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है तो आप रिएक्ट करें। कैसे रिएक्ट करें, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लें आप इसे, ठीक। अगर नहीं लिखा है तो आप नो रिएक्शन बोलें। अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा है तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। चलिए, ये था आपका सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि आपका ग्रुप 16 यहां पर कंप्लीट होता है। 2 लेक्चर लिखे ग्रुप 16 में, लेकिन फिर भी लेंथ ग्रुप 15 के बराबर नहीं थी, इसकी छोटी लेंथ थी। ध्यान से देखोगे तो पहला लेक्चर ग्रुप 16 का छोटा था। तो ये था ग्रुप 16। आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा ग्रुप 17 का और 18। हो सकता है दोनों साथ साथ ही करवा दे हम एक ही लेक्चर में, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन एक साथ हो सकता है। चलिए जी, आज इतना ही है।